Hello dear students, welcome to Magnet Brains Hindi Medium. This is Palak Rakhiani, your English educator. इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश पोम नंबर 3 जिसका नाम है ब्लो ब्लो द विंटर विंड के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की। ये कहानी है बिहार बोर्ड की क्लास 9th की, यानी पोम्स को ऑलरेडी हम पढ़ते आ रहे हैं जो कविताएं हैं। ये पर्टिकुलर कविता बहुत ही बढ़िया होने वाली है क्योंकि इसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट या प्ले राइट ऑफ ऑल द टाइम्स विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। अब नाम सुनते ही सबको लग रहा होगा कि मैम इनकी कविताएं तो बड़ी ही डिफ़िकल्ट होती हैं, वर्ड्स समझ ही नहीं आते हैं। सो डोंट यू गाइज वरी, मैं इसलिए हूँ यहाँ पे आपके लिए ताकि आपको लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड एकदम बढ़िया सा एक्सप्लेनेशन दूँ एंड एट लास्ट हम पोम की डिटेल समरी भी देखेंगे ताकि इफ एग्जाम में इफ यू गेट अ क्वेश्चन ऑन समरी यू कैन राइट इट। सो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाए। लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। एंड बिफोर बिगिनिंग सबको पता है हम शुरुआत में किसके बारे में पढ़ते हैं, ऑथर के बारे में या पोइट के बारे में। तो नाम तो बता ही दिया है, प्रसिद्ध नाम है काफ़ी विलियम शेक्सपियर। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। अब इसकी दो वजह है। पहली वजह तो ये कि इफ़ यू कम टू नो अबाउट द पोइट तो तुम्हें समझ आएगा कि ये पोम किस तरह की होगी। अरे होता है ना, इंसान की पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं तो वो इंसान तुम्हारे साथ कैसे बर्ताव करेगा पता चल जाएगा। तो सिमिलरली अगर हम पोइट के बारे में पढ़ेंगे तो विल गेट टू नो नंबर 1 कि पोम किस तरह की होगी। दूसरा पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, मार्क्स के लिए है ना भाई, मार्क्स मिल जाएंगे तुमको, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा नेम द पोएम एंड द पोएट। सो लेट्स बिगिन विद द सेशन एंड हम लाइन टू लाइन चीज़ों को रीड करेंगे। अब मेरा रीड करने का पर्पस क्या होता है मैं बताती हूँ, ताकि तुम लोग को ना सही प्रोनाउंसिएशन आए, उच्चारण जिसे कहते हैं ना, तो जब मैं रीड करूँ तो वर्ड्स को अच्छे से सुनेंगे। ओके, सो विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616, द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर, was the third of 8 children born to a glove maker in Stratford-on-Avon in England. अब यहाँ थोड़ा उनके बारे में बताया है। विलियम शेक्सपियर 1564 में यानी वो पैदा हुए थे, 1616 में उनकी डेथ हुई थी। ग्रेटेस्ट प्ले राइट। अब बेटा प्ले राइट क्या होता है? एक ऐसा इंसान जो प्लेज लिखता है। अब पहले टाइम में तो बेटा मूवीज़ नहीं होती थी लेकिन थिएटर आर्ट्स बहुत चलता था। एंड हम आज भी जानते हैं जिन लोगों ने थिएटर सीखा है ना वो वन ऑफ द बेस्ट या फाइनेस्ट एक्टर्स होते हैं या फाइनेस्ट प्लेज होते हैं। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट प्ले राइट एंड पोएट थे इंग्लिश लिटरेचर के। एंड थोड़ा उनके फैमिली के बारे में अगर बात करें तो उनके जो फादर थे वो ग्लोव मेकर थे। अब ग्लव मेकर क्या होता है? खैर हम तो हिंदुस्तान में हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुनी हुई बात नहीं होगी, लेकिन जो हमारी वेस्टर्न कंट्रीज़ है वहाँ ना बहुत बर्फीले इलाके रहते हैं। लाइक आप नॉर्थ अमेरिका की बात करो, कनाडा वगैरह की बात करो, इंग्लैंड, वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है तो लोग ग्लव्स पहन के घूमते हैं। तो उनके पिताजी जो थे ग्लव मेकर थे और उनके कितने बच्चे थे? 8 बच्चे थे। उनमें से एक कौन था? विलियम शेक्सपियर। ठीक है, इंग्लैंड में वो पैदा हुए थे। ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन। अब देखो भाई, मैं हमेशा ये कहती हूँ जो बड़े बड़े प्रसिद्ध लोग बन जाते हैं उनके बारे में जब हम जानें तो उनको अच्छी फॉर्मल एजुकेशन। व्हाट इज़ फॉर्मल एजुकेशन? बेटा अभी आप लोग जैसे स्कूल वगैरह में जाते हो, आपको जो है बढ़िया सा चैनल मिल गया है मैग्नेट ब्रेन्स, बढ़िया सी एजुकेशन आपकी चल रही है, तो उनको ये पूरा मौका नहीं मिल पाया कि वो अच्छे से पूरी एजुकेशन अपनी ले पाएँ। एट 18 यानी 18 साल की उम्र में he married Anne Hathaway and soon moved to London। तो 18 साल की उम्र में उन्होंने जो है किससे शादी कर ली? एन हैथवे से। ये थोड़ी उनकी कहानी है, इनके बारे में जानना है। डोंट वरी कि एग्जाम में इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, बट अगेन हमें ध्यान तो रखना चाहिए इस इन्फॉर्मेशन को। ओके, आगे आते हैं। विद इन अ फ्यू ईयर्स यानी कुछ ही सालों में he was well known as a leading actor and playwright. His great tragedies include, अब यहाँ पे हम उनकी कुछ कुछ जो है बहुत ही प्रसिद्ध जो है कवि बोल सकते हैं प्ले राइट्स की या फिर उनके जो प्लेज हैं उनकी बात करें तो हैमलेट था, ऑथेलो था, किंग लियर एंड मैकबेथ। ही रोट 154 सॉनेट्स। उन्होंने 154 सॉनेट्स लिखे थे। सम ऑफ देम आर एड्रेस्ड टू एन अट्रैक्टिव यंग मैन, द अर्ल ऑफ Southampton, whom the poet urges to marry, others to mysterious dark lady। यानी यहाँ बता रहे हैं कि किस किस टाइप की जो है उनके लेख रहे हैं, उनकी पोम्स रही हैं। उन्होंने कहीं किसी जो है एक अट्रैक्टिव यंग मैन की बात की है, किसी में तो एक मिस्टीरियस डार्क लेडी, यानी अलग अलग फिगर्स को जो है उन्होंने काफ़ी अच्छे से पोर्ट्रे किया है। ऑलराइट, सो अब सबको यही सवाल होगा मैम कि सोनेट क्या होता है? तो बेटा सोनेट्स बेसिकली अपन ने पिछले उसमें भी पढ़ी थी, पेट्रार्कन सोनेट करके। सोनेट यूजुअली माना जाता है एक पोम, जैसे मान लो 14 लाइन्स की कोई पोम है ना, 14 लाइन की पोम है, फिर उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करना ऑक्टेव और सेस्टेट में, उसे हम एक बेसिक सोनेट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे उन्होंने लव ट्राइंगल्स भी बताए थे अपने सोनेट्स में, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो इस टाइप की उनकी कहानियाँ रही हैं। अब यहाँ पे
जो हमारी स्टोरी है, जो हमारी पोम है, उसमें तुम लोग पहले तो टाइटल पढ़ो। टाइटल में क्या दिया है? ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड। बोलो मैम ये तो बर्फीली इलाकों की बात है, मतलब वो लंदन वंडन में रहते थे तो ठंड की बात कर रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। ये क्यों बोल रहे हैं विंटर विंड यानी ठंडी हवाएं चलो, इसका एक रीज़न है। ये जो पोम है दिस इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन, इस पोम का थीम क्या है? थीम ज़रूर सब नोट करके रखेंगे। इस पोम का थीम इज़ बेस्ड ऑन फॉल्स फ्रेंडशिप, यानी झूठी दोस्ती, या फिर हम कह सकते हैं आप मान लो अनकाइंडनेस, है ना, अनकाइंड मैन के ऊपर। पर बोलो मैम यहाँ तो विंटर विंड की बात हो रही है। तो इसी पोम में हम देखेंगे एक बहुत ही बढ़िया अलंकार, यानी जिसे हम इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं। सो बिल्कुल आप जो है अपनी बुक साथ में रखें या नोट करते जाए जितनी भी डिटेल्स मैं आपको देती जाऊँ, ठीक है। तो इस पोम का थीम क्या है? फॉल्स फ्रेंडशिप, झूठी दोस्ती। यानी पूरी पोम में जो हमारे पोएट हैं शेक्सपियर, वो विंटर की, सर्दियों की ठंडी हवा को कंपेयर करते हैं इंसान के, ह्यूमन की अनकाइंडनेस से, यानी बोलते हैं ना निर्दयी या फिर जो है धोखा देने वाले लोग, इस टाइप से उन्होंने कंपेयर किया है। सो ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड इज अबाउट मैन्स इनग्रैटिट्यूड। अब इसके लिए इस पोम में बार बार इस पर्टिकुलर वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, इनग्रैटिट्यूड। तो बेटा ग्रैटिट्यूड का मतलब पहले तो समझो, इन लग गया उसको छोड़ो, पहले तो तुम किसका मतलब समझोगे? ग्रैटिट्यूड का। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल। थैंकफुल मतलब क्या? कि अगर मेरे लिए किसी ने कुछ किया तो मैं उसके लिए बहुत ही आभारी रहूं। होता है ना दिल में, अच्छा ऐसा नहीं कि उसको हाथ जोड़ रही हूँ मैं, बट एक होता है ना अंदर से थैंकफुलनेस आती है, वो होता है ग्रैटिट्यूड। अब इनग्रैटिट्यूड इसका उल्टा हो गया, अनथैंकफुलनेस, नॉट बीइंग ग्रेटफुल, यानी जो तुम्हारे लिए कोई करता है उसको तुमको उसकी कोई भी परवाह नहीं है, किसने इतना किया। जैसे यूजुअली हम मान ले पेरेंट्स की ही बात ले लेते हैं, यानी हमारे लिए वो इतना करते हैं फिर भी हमको एक पॉइंट पे लगता है नहीं नहीं ये तो हमें रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, है कि नहीं, इनग्रैटिट्यूड। तो वैसे ही सिमिलरली शेक्सपियर ने बात की है विंटर विंड के कंपैरिजन में मैंस के इनग्रैटिट्यूड की। द कोल्ड विंटर विंड डज नॉट कॉज सो मच सफरिंग एज अ मैंस इनग्रैटिट्यूड। तो यहाँ पे इनका कंपैरिजन पूरे में एक कंपेयर ही कर रहे हैं कि सर्दी की ठंडी हवाएं कैसी होती, कटकटाती, एकदम कपकपाने लगते हैं ना, हम चुभती है बहुत ज़ोर से। लेकिन यहाँ कवि ने कहा है कि वो जो चुभन है ना वो विंटर विंड की, वो इंसान की जो ये इस बिहेवियर से तो कम है। मतलब कहते हैं विंटर विंड तुम मुझे हर्ट करो चलेगा, लेकिन इंसान जो हमें दुख देते हैं ना, चाहे आप मान लो मेंटली इमोशनली, वो ज़्यादा होते हैं। सो इसी पूरी पोम में हम इस पूरी बात को डिस्कस करेंगे। एंड अगेन शेक्सपियर के कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपको शायद समझ नहीं आए, तो उसको मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी। ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द पोम नाउ। ब्लो ब्लो दाओ विंटर विंड, Thou art not so unkind as man's ingratitude। अब लगता है बच्चों को मैम ये किस टाइप की इंग्लिश है? ब्लो ब्लो तक तो समझ आया, ठीक है, ब्लो करो चलो हवा। दाओ विंटर विंड, अब दाओ का यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, ये जो इंग्लिश है ना, ये बहुत बोलते हैं ना पुराने ज़माने की इंग्लिश, तो हम जिसे कहते हैं अर्लियर इंग्लिश या ओल्ड फैशन्ड वर्ड्स हैं ये, जो उस टाइम में यूजुअली ज़्यादातर पोएट्स यूज़ करते थे। तो अगर आज की मैं बात करूं, आज की मॉडर्न इंग्लिश में दाओ का मतलब क्या है, तो यहाँ पे दाओ विल स्टैंड फॉर यू। सो अब अगर चीज़ समझ आई हो तो इसको फिर से पढ़ो। ब्लो ब्लो यू विंटर विंड, तो यहाँ पे पोएट विंटर विंड को कह रहा है, सर्दी की हवा को कह रहा है कि तुम ब्लो करो, तुम बढ़िया से चलो। दाओ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, अब दाओ तो मैंने बता दिया, तो दाओ का मतलब क्या होगा? यू। आर्ट क्या है? यहाँ पे आर्ट का मतलब बेटा ये वाला आर्ट नहीं है, कला से मतलब नहीं है, ये भी ओल्ड फैशन इंग्लिश का वर्ड है, जिसको अगर मैं आज के टाइम की बात करूं ARER। सो अब इन वर्ड्स को पढ़ेंगे। यू आर नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रैटिट्यूड, यानी तुम जो है मैंस इनग्रैटिट्यूड बेसिकली इंसान की जो अनथैंकफुलनेस होती है, यानी इतने जो किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं या फिर आभारी नहीं रहते हैं या डिसलॉयल होते, कोई भी आप चीज़ मान लो है ना, दिखाते हैं, वो सब जो है वो तो फिर भी जो है बहुत ही ज़्यादा रूड है, तुम फिर भी ठीक हो।
यू आर नॉट सो अनकाइंड। भाई ठंडी में कप कप आए हो कभी, कितनी खतरनाक होती है, लेकिन पोएट कहता है वो भी चलेगा। लेकिन इंसान जो हमारे साथ बर्ताव करता है ना, आप मान लो डिसऑनेस्टी हो गई, किसी के साथ जो है झोल कर देना हो गया, किसी को धोखा दे देना हो गया, है ना, या किसी के साथ जो है आप मान लो आप बिजनेस करते हो तो किसी को लूट लिया, XYZ हम यहाँ पे रीजंस दे सकते हैं, ठीक है। सो यू आर नॉट सो अनकाइंड एज मैंस इनग्रैटिट्यूड। अगेन आई एम रिपीटिंग, दाओ और आर्ट वर्ड्स को बेटा लिख लेना, इसका मतलब होता है यू, इसका मतलब होता है आर, ओके। चलिए तो इन दो लाइंस का आई होप सबको मतलब समझ आ गया कि यहाँ कवि कहते हैं विंटर विंड तुम बढ़िया से चलो, क्योंकि तुम ना इतनी अनकाइंड नहीं हो जितना इंसान है ना। इंसान की अनग्रेटफुलनेस जो है, इनग्रैटिट्यूड, ये सब तो बहुत ही बेकार है। Thy tooth is not so keen because thou art not seen। अब यहाँ पे बात आ रही है टूथ की, दांत की। दाय और दाव दोनों का मतलब ही होता है यू या फिर योर। अब वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा कि सेंटेंस तुम कहना चाहता है ये तुम्हारा कहना चाहता है। जैसे यहाँ पे दाय लिखा है तो यहाँ दाय टूथ का मतलब होगा योर टूथ, तुम्हारे दांत। मैं ये थोड़ी ना कहूंगी यू टीथ। अरे कभी किसी को सुना है ऐसे बोलते हैं तुम दांत? नहीं नहीं, कैसे बोलते हैं? तुम्हारे दांत। तो तुम्हारे बोलने के लिए मुझे क्या यूज करना पड़ेगा? योर। योर टूथ इज नॉट सो कीन। अब यहाँ योर किसको कहा है? विंटर विंड, क्योंकि अभी जो है कवि विंटर विंड से ही बातें कर रहे हैं। योर टूथ इज नॉट सो कीन। तो अब आधे बच्चे सोचने लगे मैम यार विंटर विंड के दांत कब से आ गए? दांत तो इंसानों के होते हैं। तो अब आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको हम हिंदी में आप पढ़ते होगे बेटा अलंकार करके, है ना। अलंकार करके पढ़ा है। अलंकार को इंग्लिश में हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। यूजुअली पोम्स वगैरह में जो है ना काफ़ी सारे अलंकार यानी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं। एंड इस पर्टिकुलर प्लेस पे कवि यानी पोएट क्या कर रहे हैं? एक नॉन लिविंग थिंग को, फिर से सुनना, एक नॉन लिविंग यानी नॉन लिविंग मान लो या नॉन ह्यूमन मान लो, एक ऐसी चीज़ जो इंसान नहीं है लेकिन उसको इंसानी गुणों के साथ, इंसानी क्वालिटीज के साथ कंपेयर करें। नाउ वी ऑल नो विंटर विंड के पास कौन से दांत होते हैं? दांत तो हम इंसानों की बात है। तो यहाँ पे कवि क्या कर रहे हैं, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं, इसे आप जरूर से बेटा सब नोट डाउन करेंगे। दिस इज पर्सोनिफिकेशन। पहले पर्सन लिखना, पर्सोनिफिकेशन। इतनी बड़ी स्पेलिंग को कैसे लिखोगे? ब्रेक करके। पर्सन लिखना, FI लिखना और केशन लिखना, personification। What is personification? Personification is a figure of speech in which we are comparing something that is non-human to human activities। ऐसी चीज जो इंसान नहीं है उसको इंसानी क्रियाओं के साथ या क्वालिटीज के साथ कंपेयर कर रहे हैं। आई होप इट इज क्लियर, इन्फॉर्मेशन क्लियर है, सभी ने सब नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेस्डअप हो रहा है तो अपन इसको फिर डिलीट करते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज किया है। तो यहाँ क्या कहता है कवि? तुम्हारे दांत जो हैं इतने कीन, कीन का मतलब होता है शार्प। दांत कैसे होते हैं? तीखे। देखो जैसे पलक मैम का है ना मॉन्स्टर टाइप का दांत, कैनाइन है तो तीखे होते हैं दांत। तो कहते हैं तुम्हारे दांत तो इतने तीखे नहीं हैं। क्यों नहीं है? बिकॉज योर्स आर नॉट सीन। आर्ट यूज किया है, आर्ट फिर से क्या हो जाएगा? आर, ठीक है। आर्ट क्या है? आर। क्योंकि तुम्हारे दांत जो हैं दिखते नहीं हैं, तो तुम्हारे दांत तो इतने तीखे नहीं है। ऑल्दो का मतलब है यहाँ पे लेकिन, है ना। क्या कहा है कवि ने? लेकिन दाय ब्रेथ बी रूड। दाय ब्रेथ यानी योर ब्रेथ। अब ब्रेथ का मतलब क्या होता है? इंसानों में कहें तो सांस लेना। अब यहाँ विंटर विंड की ब्रेथ क्या हुई? उसकी विंड, हवाएं। तो कहते हैं ठीक है तुम्हारे दांत तो इतने कीन नहीं है, इतने शार्प नहीं है क्योंकि दिखते नहीं है, लेकिन तुम्हारी हवा जरूर रूड है। क्यों? क्योंकि ठंडी कपकपाती हुई, ऐसे बोलते हैं ना कभी सर्दियों में कि मैम हवा तो बहुत ज्यादा चुभ रही है, तो तुम्हारी जो है ब्रेथ तो जरूर रूड है। अब देखो आगे क्या कहते हैं। आगे जो है थोड़ा मजेदार सा एक गाना आता है, सॉन्ग टाइप का आता है। हे हो सिंग, हे हो unto this green holly, most friendship is feeling, most loving mere folly। तो फिर हे हो सिंग यानी कह रहे हैं आओ सब मेरे साथ गाओ। तो ये बेसिकली जो पोम है ना, ये एक प्ले था उनका, 1623 में लिखा गया था, एज यू लाइक इट, उसमें ये यूज था। तो जब प्लेज वगैरह चलता है तो मान लो ऑडियंस है, जैसे आप मेरी ऑडियंस हो, तो होता है ना इंटरेस्टिंगली हम ऑडियंस के साथ कनेक्ट करते हैं। तो सिमिलरली शेक्सपियर भी जो है यहाँ ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहे थे कि हे हो सिंग यानी साथ में मेरे गाओ, unto this green holly, most friendship is feeling। अब मैंने कहा ना फ्रेंडशिप की बात आई थी, बोलो मैम विंटर विंड में दोस्ती की बात कर रहे थे आप। most friendship is feeling।
अब यहाँ पे इस वर्ड का मैंने प्रोनाउंसिएशन कैसे करा है, फीनिंग, जी साइलेंट है, ठीक है, फीनिंग कहा है। फीनिंग का मतलब होता है फॉल्स, झूठी। तो यह कवि कहना चाहते हैं शेक्सपियर, अब हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई पर्सनल जो है प्रॉब्लम्स रही हो, पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो, या लोगों को इनको देखा हो, तो उस हिसाब से कहते हैं ज़्यादातर जो दोस्तियाँ होती हैं या रिश्ते होते हैं वो फॉल्स होते हैं, यानी झूठे होते हैं। अब झूठे का मतलब ये नहीं है कि तुम आज जाओ और सबसे जाके दोस्ती तोड़ दो, ठीक है। यहाँ उनके कहने का मतलब समझो, उनके कहने का मतलब ये है कि जितने भी हम लोग समझते हैं, हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, देखो कहीं ना कहीं हम सबका हर चीज़ में कोई स्वार्थ होता है। तो यहाँ पोइट के मतलब है कहने का कि आप जीवन को जो है इंजॉय करो, चाहे कोई आपके साथ हो या आपके साथ नहीं हो, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई अंडरस्टैंड यू गाइज आर इन टीनेज, है ना। तो कभी कोई दोस्त छूटता है, कभी कुछ हो जाता है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, या रिवेंज वाली भावना आ जाती है, मैं ये करूँगा बड़े होकर, इसको दिखा दूंगा, वो सब छोड़ो। देखो लाइफ में सब अपनी प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, तो यही कवि कहना चाहता है कि ज़्यादातर दोस्तियाँ फॉल्स होती हैं, तो इतना डूबो मत। रिश्तों में भी, चलो दोस्ती भी ठीक है, रिश्तों में भी इतना डूबो मत, ठीक है। मोस्ट लविंग मियर फॉली, एंड जितनी सबसे गहरी जो होती है, सबसे ज़्यादा तुम्हें प्यार होता है जिससे, मियर फॉली। वो फॉली का मतलब यहाँ पे है फुलिशनेस, वो स्टूपिडिटी है। इसका मतलब ये है कि मैम हम नफरत करें, नहीं। स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर करनी पड़ती है, क्योंकि तुम लोग जो है ना बिल्कुल ही उल्टा सोचते हो कि मैम अच्छा ठीक है, जितना हम जिससे प्यार करते हैं या सबसे लविंग हमारी दोस्ती होती है, सबसे लविंग रिश्ता होता है, वो फुलिशनेस है, तो क्या हम दुश्मनी करें? बिल्कुल नहीं। पोइट का कहने का मतलब है सावधान रहें, सतर्क रहें, यानी आप किसी चीज़ में इतना डूबो मत। जैसे हम मोह कहते हैं ना इंडियन कल्चर में, मोह, वो मत रखो। प्रेम से रखो, ठीक है, सबके साथ अच्छे से रहो, लेकिन होता है ना किसी के अंदर इतना भी मत डूब जाओ कि बाहर निकलना मुश्किल हो जाए। तो यहाँ पोइट का यही कहने का मतलब है। देन हे हो दी हॉली, दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली। एंड देन देखो वो फ्रेंडशिप की बात करते हैं कि फॉल्स फ्रेंडशिप है, ये सब है। उसके बाद कहते हैं हे हो, फिर से गाओ मेरे साथ, कि लेकिन ये जो जीवन है हमारा, जो हमें कुदरत से मिला है, उसको जियो, वो बहुत मज़ेदार है। कि तुम किसी इंसानों में मत डूबे रहो, किसी की उम्मीद मत करो कि कोई आके तुम्हें खुश करेगा। इस जीवन में तुम अपनी खुशी खुद ढूंढो, चाहे आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, जो भी है जीवन के मज़े करो। सो इसमें जो है कवि जो है कवर अप कर लेते हैं, दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, ये जो जीवन है यही सबसे ज़्यादा मज़ेदार है कि नहीं। तो बहुत ही बढ़िया ये बात कही। अब आगे आते हैं, फ्रीज फ्रीज दाओ बिटर स्काई, दाओ डॉस्ट नॉट बाइट सो नाई। अब क्या कहते हैं शेक्सपियर की, फ्रीज फ्रीज दाओ बिटर स्काई, किसको कह रहे हैं? फ्रीज होने को। फ्रीज होना यानी जम जाना। दाओ का मतलब है यू, यू बिटर स्काई, दाओ डॉस्ट नॉट बाइट सो नाई। सो यहाँ पे यू बिटर स्काई यानी तुम जो है फ्रीज हो जाओ, जम जाओ। दाओ दोस्त, अब दोस्त बोलोगे मैम वाह यार शेक्सपियर जी तो हिंदी बोलने लगे, दोस्त की बात करने लगे। बेटा दोस्त का यहाँ पे मतलब क्या है मैं आपको बताती हूँ। अगेन ये ओल्ड फैशन इंग्लिश का वर्ड है। दाओ हो गया यू, ठीक है, इन वर्ड्स को देखते जाना। दाओ तो हो गया यू, डोस्ट इज बेसिकली ओल्ड फैशन वर्ड जिसे मॉडर्न इंग्लिश में डू कहा जाता है। डू का इस्तेमाल करते हैं ना, आई विल डू माई होमवर्क। तो यू डू नॉट बाइट सो नाई, नाई इज बेसिकली ऑलमोस्ट या फिर नियर। तो तुम जो है, तुम्हारा जो स्काई है, आसमान, जब तुम फ्रीज हो जाते हो, ये ठंडी हवाओं से जब तुम जम जाते हो, तुमने देखा होगा ना, ऐसे देखे होगे जब वाटर फ्रीज हो जाता है, जब रेन होती है, स्नो होती है या हेल होती है, तो बहुत ही जोर से चुभती है कभी कभी। तो बोलती है कि तुम्हारा जो बाइट है, जिस तरह से तुम काटती हो, अब बोलोगे मैम काटती कैसे है भाई, लेकिन हम बोलते हैं ना काटती हुई हवा है, बहुत जोर से चुभ रही है, तो बोलते हैं तुम्हारी बाइट भी इतनी ज्यादा शार्प नहीं है, इतनी ज्यादा बिटर नहीं है, जितनी की एज बेनिफिट्स फॉर गॉड। अब एज बेनिफिट्स फॉर गॉड का मतलब ये है कि जितना हमने इंसान के लिए कभी कुछ किया हो, उसके लिए अच्छा किया हो, लेकिन वो कैसे 2 पल में भूल जाता है उन चीज़ों को। एंड इसका सबसे बेस्ट मैं हमेशा एग्जांपल लेती हूँ पेरेंट्स के लिए। हमारे पेरेंट्स, मम्मी हो, पापा हो, दादा हो, दादी हो, चाहे हमें किसी चीज़ के लिए आज अगर रोक रहे हैं, टोक रहे हैं, वो हम चीज़ उस पर बड़ा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन जीवन भर उन्होंने हमारे लिए जो किया है वो हमें कभी याद नहीं रहता है। तो ये तुम्हारी या हमारी ही बात हो रही है कि वी आर वन ऑफ दोज कि एज बेनिफिट्स फॉर गॉड, यानी हमारे लिए जो कुछ करता है इंसान कितनी जल्दी भूल जाता है। तो यहाँ अगेन शेक्सपियर कह रहे हैं कि विंटर विंड तुम ही बढ़िया हो, तुम्हारा काटना ठीक है, लेकिन इंसान का ये जो बिहेवियर है, ये जो अनथैंकफुलनेस है, जो बेनिफिट्स यानी जो किसी के लिए करता है कोई और वो भूल जाता है, उससे तो तुम्हारी विंड, तुम्हारी जो फ्रीज है वो बेहतर ही है। ठीक है, तो ये 3 लाइन समझ आई। चलिए अब आगे आते हैं। दो दाओ द वाटर्स वॉप,
Thy sting is not so sharp as friend remembered not. अब कहते हैं दो योर द वाटर्स वॉप, यानी तुम्हारे जो पानी है, जो पानी यानी बरसात होती है, स्नो वगैरह पड़ती है, तो पानी जो है वॉर्प करता है। अब वॉर्प का यहाँ पे मतलब है, इस टाइप से देखा करो, पानी जो है ना बेटा कभी कभार शेप नहीं चलता, चेंज करता है। शेप चेंज करना मतलब मैम कैसे, तो मान लो किसी समुद्र में या किसी लेक में जो है बहुत जोर से हवाएं चल रही हैं, ठंडी हवाएं, तो ऐसे पानी होके अपना शेप नहीं चेंज करता, बहुत तीखा हो जाता है, ऐसा लगता है पानी के जो है थपेड़े पड़ रहे हैं, है ना, ऐसा लगता है कि स्लैप कर रहा है वाटर तुमको। तो बेसिकली यहाँ पे कहते हैं कि जो वाटर वॉर्प करता है, जो अपना शेप बदल देता है और उसकी एक स्टिंग निकल आती है। स्टिंग नहीं निकलती, इस टाइप से देखो, मैंने इमेज से थोड़ा बताने में आपको आसानी हो जाएगी। इस टाइप से जो स्टिंग निकलता है वो जब चुभता है वो भी इतना शार्प नहीं है, किसके कंपैरिजन में, एज अ फ्रेंड एंड रिमेंबर्ड नॉट, उस दोस्त के जो तुम्हें भूल चुका है हमेशा के लिए, है कि नहीं। यानी दोस्ती करते हैं लेकिन काम हो जाता है तो हम उन लोगों को जो है भूल जाते हैं। तो कहते हैं कि भाई वाटर जो चेंज करता है अपना शेप, उसकी स्टिंग भी इतनी शार्प नहीं है जितना जो एक दोस्त है जो मुझे भूल जाता है उसके दुख की। सो बेसिकली पूरी पोएम में हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमें विंटर विंड, ठंडी हवाओं से जो दुख मिलता है वो सिर्फ फिजिकल है ना, शारीरिक मिलता है, लेकिन इंसानों से, अदर ह्यूमन बीइंग से, दोस्तों से जो हमें दुख मिलता है दैट इज इमोशनल एंड मेंटल, एंड वो घाव जो है भरना मुश्किल होता है। ओके, सो आते हैं हम लास्ट लाइंस पे पोएम की। अब अगेन मान लो प्ले है तो फिर से जो है शेक्सपियर कहते हैं हे हो सिंग, यानी आओ मेरे साथ गाओ, अंडर द ग्रीन हॉली, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फीलिंग, मोस्ट लविंग म्योर फॉली, जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर से वो कहते हैं कि ज़्यादातर दोस्तियाँ जो है फॉल्स हैं, एंड जो दोस्ती सबसे गहरी है वो तो बिल्कुल ही फुलिशनेस है। इसका मतलब मैं फिर से बता दूं, ये नहीं है, ऐसा नहीं कि भाई मेरे को जो है मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि पलक मैम आपकी इस पोएम की वजह से हमारे दोस्त ने हमसे दोस्ती तोड़ दी। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी इंसान में, चाहे दोस्त हो कोई भी, उसके अंदर इतना डूब मत जाओ भाई कि निकलना मुश्किल हो जाए, है ना। आप संभल के अच्छे से रहो, एंड ये है कि एक पर्सन से आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस भी मत रखो, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस लीड टू डिसअपॉइंटमेंट। तो उन्होंने यही कहा मोस्ट लविंग मियर फॉली, ज़्यादातर फुलिशनेस है। तो इससे आप खुद से प्यार करो, आप जो है स्पिरिचुअलिटी में जाओ, अपनी सोल से प्यार करो, एंड देन लास्ट में वो कहते हैं देन हे हो दी हॉली दिस लाइफ इज मोस्ट जॉली, एंड तुमको जो कुदरत से जो गिफ्ट मिला है लाइफ का, जीवन का, जो कि बहुत मुश्किल है भाई, हमको इंसान बनाया है, तो बहुत ही खुश रहो और इस पूरी लाइफ को जो है एंजॉय करो, क्योंकि दैट इज द मोस्ट जॉली। सो इस पोएम का आई थिंक थीम हमको बिल्कुल ही क्लियर होगा, एंड दैट्स वाई जब पोएम का असली मतलब समझ आया है तो ये भी समझ आ रहा होगा कि शेक्सपियर क्यों इतने प्रसिद्ध थे, क्यों इतनी बढ़िया पोएम्स लिखने में वो माहिर थे। ऑलराइट, सो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच भी हमें याद है क्या यूज़ किया गया था, पर्सोनिफिकेशन। अब फटाफट से जो है हम पोएम की समरी डिस्कस कर लेते हैं। अब यूजुअली तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग पोएम नहीं देखते, समरी पढ़ के चले जाते हो, या पोएम कोई लंबी नहीं है, थोड़ी सी कुछ तो लाइन्स है उसमें, ठीक है। अब समरी जब क्वेश्चन आता है टेल दी समरी ऑफ द पोएम, यू कैन श्योरली राइट दिस। सो फटाफट से हम पढ़ते हैं समरी को। The poet addresses the biting and stinging winter wind through this poem and says that man's ingratitude is more painful than the bite of the cold winter wind. क्यों पर्पसली मैं पूरा इंग्लिश में पढ़ती हूँ भाई, ताकि तुम इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में ही लिखना है भाई, हिंदी में तो लिखना नहीं। सो वेन एवर आई एम रीडिंग इंग्लिश यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पोएट क्या एड्रेस करता है, एड्रेस का मतलब किसी का पता नहीं है बेटा, एड्रेसेस यानी पोएट बताता है कि जो विंटर विंड जितना काटती है, जो उसका स्टिंगिंग नेचर है ना, जो चुभती है, वो चुभन फिर भी कम है किसके कंपैरिजन में, इंसान की अनग्रेटफुलनेस के। द बाइटिंग टूथ ऑफ द विंटर विंड कैन नॉट बी सीन ऑल्दो द ब्रेथ ऑफ द एयर इज सो हार्श एंड हार्श, yet none can tolerate this rudeness compared to the ungratefulness of mankind. Oh sing through rhythmic words, the poet addresses the winter wind to sing in praise of an evergreen shrub which has horny leaves, यानी जिसमें हमने ग्रीन फॉली की बात कर, ग्रीन हॉली की बात करी थी, फॉली नहीं ग्रीन हॉली। ये बेसिकली एक श्रब होता है, विंटर का श्रब होता है, यूजुअली हमारे यहाँ पे कम देखने को मिलेगा। विंटर वाले जो एरियाज होते हैं, आप अमेरिका मान लो, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा वगैरह में, वहाँ पे आपने क्रिसमस में भी देखी होंगी इस टाइप की, ठीक है। तो हमने पीछे भी जो दिखाई थी ग्रीन हॉली की बात कर रहे हैं। थॉर्नी लीव्स जो है, कह रहे हैं कि तुम्हारी थॉर्न फिर भी ठीक है, तुम्हारे जो कांटे हैं लीफ के वो भी ठीक है, लेकिन कांटे जो इंसान चुबाते हैं, है ना, इमोशनली, वो ज़्यादा दर्दनीय है। बिकॉज द पोएट फील्स दैट मोस्ट ऑफ मैन्स फ्रेंडशिप्स आर फॉल्स प्रिटेंस
एंड इट वुड बी फुलिश टू गो फॉर सच फ्रेंडशिप। अब यहाँ पे प्रिटेंस वर्ड एक नाउन है, एक संज्ञा है जिसका मतलब होता है दिखावा, है ना। ज्यादातर जो दोस्तियां होती है वो क्या है, दिखावा, ऐसा पोएट कहना चाहते हैं। द विंटर विंड वेंट्स, वेंट्स का मतलब है यहाँ पे बेंड, यानी ऐसे झुक जाती है। द वाटर इन इट्स बॉडी which freezes and bites its further, changing its form completely deceptive, but still it is not so merciless and biting as that the gratitude of man who forgets all the good that has been done to him। तो क्लियरली हम पोएम में समझ चुके हैं कि जो विंटर विंड से जो पानी चलता है ना, पानी बेंड हो जाता है, उसका जो स्टिंग है वो कम मर्सीलेस है, यानी उससे कम दुख होता है जितना जो है ऐसी दोस्तियों से जो हमारे जो है अच्छे काम भूल जाते हैं, या फिर हमारी कही हुई चीज़ें या दी हुई चीज़ें या कुछ भी है ना, वो सब भूल जाते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। सो एट लास्ट द पोएट सेज मोस्ट फ्रेंडशिप इज प्रिटेंस, द मोस्ट लविंग इज mere foolishness। In the end, the poet says that in spite of all these adversities, आखिर में बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला, तो आखिर में पोएट क्या कहते हैं, एडवर्सिटीज। एडवर्सिटीज यानी जो है हम कहते हैं सिचुएशन ऐसी जिसमें हमको प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। इन सब के बावजूद भी ये जो जीवन मिला है इंसान को, इन द लाइफ ऑफ मैन दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ जॉय, है ना, खुशियां ही खुशियां हैं, बस उसको तलाशो किसी दूसरे इंसान में नहीं लेकिन खुद में ही। ओके, सो आई होप पोएम अच्छे से समझ आई होगी, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मिला होगा। सो अगर अच्छी लगी डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ताकि भाई हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक एंड अपने क्लास 9th के सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान जो है बांटने से ही बढ़ता है। एंड लेट मी क्विकली टेल यू कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम आपको देता है 100% फ्री एजुकेशन, यानी जितने वीडियोज़ हैं हमारे चैनल पे सभी फ्री है एंड एक नंबर क्वालिटी है। तो आपको कोई भी लेक्चर्स चाहिए आप जो है हमारे यूट्यूब पे चैनल पे देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट भी है magnetbrains.com पे, सभी एकदम सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं, क्लासेस दी है, सब्जेक्ट्स दिए हैं, ताकि आपको ढूंढने में कोई भी परेशानी नहीं आए। एंड वन मोर थिंग, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे एक्सपर्ट टीचर्स ने ना सभी सब्जेक्ट के नोट्स तक बना दिए हैं, यानी वो नोट्स जो आप बनाने में मेहनत करते हो वो मेहनत हमने कर दी है। आपको सिर्फ क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स होगी, वहाँ पे नोट्स की लिंक होगी, प्लेलिस्ट की लिंक होगी, वहाँ पे आप जाके नोट्स को ज़रूर ले सकते हैं। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी पोएम के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। टिल देन, गुड बाय।